नमस्ते भाई लोग। जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। देखो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जयपुर जिले के बारे में। ठीक है भाई, जयपुर सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो देखिए, हाँ, आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, राजधानी है। तो आपको पता भी चल गया होगा, तो आपको जाहिर सी बात है इसकी क्लास लंबी चलेगी आज, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, देखो देखिए, पहले जयपुर जिले को पढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। हाँ, तो दरख्वास्त मानते हो क्या? हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं इसकी स्थिति की, बात करते हैं तो आप देखो, ये सेंटर हो गया भाई, आपका राजस्थान का सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया भाई। और ये सेंटर से जो पूर्व वाली रेखा है, पूर्व रेखा के मध्य में स्थित ये एक जयपुर जिला है। तो इसकी स्थिति की बात करेंगे तो ये पूर्व में मध्य स्थित है, ये पूर्व रेखा है और इसके बीच में स्थित यह जयपुर जिला है। ठीक है भाई, ये होगी जयपुर जिले की बात। अब संभाग की बात करें तो संभाग की बात करेंगे तो देखो, ये रहा संभाग। हाँ भाई, ये रहा संभाग। ये जयपुर है तो जयपुर संभाग के अंदर ही आएगा ना। देखो, ये रहा आपका प्यारा सिंह जयपुर जिला। तो ये कहाँ पे पड़ता है, कौन से संभाग में? तो ये जयपुर संभाग के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई। हाँ, जाहिर सी बात है, जयपुर है तो जयपुर संभाग के अंदर ही पड़ेगा। हाँ, अब देखो देखिए, और बातें यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। अब जो आपके सामने ये जो जयपुर दिखाई दे रहा है, ये जो जयपुर जिला दिखाई दे रहा है, ये केवल जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा रेखा बनाता है, क्योंकि इसके चारों ओर तो जयपुर ग्रामीण आ गया, तो ये तो बीच में रह गया ना भाई। हाँ, तो ये किससे किसके साथ, केवल ये है सीमा रेखा जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई। हाँ, ये तो होगी इसकी स्थिति के बारे में, इसके ढांचे के बारे में। अब बात करते हैं हम जयपुर के बारे में। देखो देखिए, आपका जो प्यारा सी जयपुर है, हाँ भाई, सबका ही प्यारा है। देखो देखिए, इसमें हमने तीन तहसीलें रखा गया भाई, जयपुर है, आमेर है और सांगानेर है। ठीक है भाई। को केवल तहसीलों का दर्जा केवल तीन को मिला है, आमेर, जयपुर और सांगानेर। तीन तहसीलें हैं, देख लो आप, पास पास में ही हैं। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं इनके मुख्य पॉइंट की। जयपुर में मुख्य पॉइंट की बात करें तो देखो देखिए, हाँ, विधानसभा क्षेत्र भी देख लेते हैं यहाँ पे। जो हवा महल वाला एरिया है, विधानसभा क्षेत्र एक तो हो गया, एक आदर्श नगर हो गया, एक किशन पोल हो गया भाई, एक सिविल लाइन होगी, एक मालवीय नगर हो गया, और एक विद्याधर हो गया, और एक जोटवाड़ा हो गया। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, आपके सामने ये 7 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, 7 विधानसभा क्षेत्र है और 3 तहसीलें हैं। आगे होगी बात में। हाँ, बात कर लेते हैं। हाँ, जयपुर की मुख्य पॉइंट की बातें कर लेते हैं हम। देखो देखिए, जयपुर का जो सांगानेर है, इसकी बात कर रहे हैं। जयपुर का जो सांगानेर है, इसकी बात कर रहे हैं भाई, इसकी बात कर रहे हैं। तो यह सांगानेर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है जयपुर का जो सांगानेर है। ठीक है भाई, जो तहसील है उसके अंदर राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान का केवल सांगानेर के अंदर स्थित है। देखो देखिए, एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी भी यहाँ पे सांगानेर के अंदर स्थित है। देखो भाई, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, जाहिर सी बात है भारत की तो होगी, तो एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी की बात करें तो वो सांगानेर के अंदर है। ठीक है भाई, फल सब्जी मंडी। देखो यहाँ पे एयर कार्गो कार्गो कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे स्थित है, कागज बनाने का कारखाना भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है भाई। देखो देखिए, ये तो ही बात सांगानेर की। जयपुर की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है। हाँ, जयपुर प्राचीन नाम क्या है? ढूंढाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? इसको ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। देखो देखिए,
पोट्री हेतु ये प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी, ठीक है भाई। हाँ, यहाँ पे है जयपुर के अंदर। और छोटी तीज हेतु ये जाना जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है भाई। ये मुख्य मुख्य पॉइंट है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। गलीचा उद्योग का केंद्र भी यहाँ पे स्थित है, जय जयगढ़ दुर्ग, ठीक है भाई, जयगढ़ दुर्ग। चील का टीला पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है भाई। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? चील का टीला पहाड़ी पर स्थित है। एक नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसे हम सुंदरगढ़ जयपुर के अंदर कहा जाता है। भाई नाहरगढ़ को सुंदरगढ़ भी कहा जाता है ना। हाँ, दक्षिण एशिया का पहला ट्रेक पार्क यहाँ पे स्थित है। दक्षिण एशिया का पहला ट्रेक पार्क यहाँ पे, ट्रेड पार्क यहाँ पे स्थित है। हवा महल है जो 5 मंजिला का है, ठीक है, स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। रतन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जयपुर। और जंतर मंतर वेधशाला भी जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये जयपुर की मुख्य मुख्य बातें हैं। हाँ, और भी बातें हैं, आगे बाद में चर्चा करेंगे। देखो इसका उपनाम देखो, इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा, इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। किसने कहा? सीवी रमन ने इसको, जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है, ठीक है। राजस्थान का इसको हेरिटेज सिटी भी कहते हैं, रतन नगरी भी कहते हैं, अभी अभी आया था, पिंक सिटी भी कहते हैं, पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, और पन्ना नगरी भी कहते हैं। और कल हमने पढ़ा था गंगानगर जिला, जिसे हम पूर्व का जुगाड़ कहते हैं। देखो देखिए, जब यह है पूर्व का पेरिस, इसको क्या कहते हैं भाई? पूर्व का जुगाड़। कल पढ़ा था ना भाई, गंगानगर गंगापुर सिटी, सॉरी गंगानगर आ रहा है नाम, गंगापुर सिटी पढ़ा था हमने, ठीक है भाई। गंगानगर तो वहां पे रह गया, गंगापुर सिटी पढ़ा था। इसको तो जयपुर को तो पूर्व का पेरिस कहते हैं, लेकिन हाँ, गंगापुर जो सिटी है इसको पूर्व का जुगाड़ कहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन समय में जयपुर की सांस्कृतिक राजधानी थी, ठीक है भाई। हाँ, नाच गाने के लिए, इसलिए इसको पूर्व का जुगाड़ कहते हैं। तो ये बातें हैं जयपुर के बारे में, मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखो, पहले इसके इतिहास की बात कर लेते हैं हम, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जयपुर की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, फिर इसकी संस्कृति के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, जब इसकी इतिहास की बात करना चाहे हम, तो आप देखो, हाँ, इतिहास की बात करें, देखो इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है? जयपुर के जो कछवा राजवंश ने यहाँ पे शासन किया। जयपुर में किन्होंने सबसे पहले? कछवा राजवंश ने यहाँ पे शासन किया, ठीक है भाई। कछवा राजवंश ने सबसे पहले यहाँ पे शासन किया। देखो देखिए, कछवा राजवंश, कछवा भगवान के राम के पुत्र कुश के, देखो लव और कुश थे ना भाई, ठीक है, जो कुश था उसके वंशज माने जाते हैं। जो भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, तो कुश के वंशज माने जाते हैं जिन्होंने जयपुर पे शासन किया। अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है ये राम के वंशज है, तो इनका एक कथन है, इस राजवंश का प्रमुख वाक्य है, ये तो धर्मस्तो जय, है ना, का मतलब है जहां धर्म है वहां सत्य की ही विजय होती है। तभी तो कहा जाता है भाई, ये तो धर्मस्ते जय, ठीक है भाई। जहां जहां धर्म है वहां सत्य की विजय होती है। अब देखो देखिए, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन है आपके सामने? दुल्लेहराय, दुल्लेराय थे, जिन्होंने दुल्लेहराय, इनको तेजकरण भी कहा जाता है, ढोला भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, दुल्लेहराय, तेजकरण, ढोला। दुल्लेराय ने 1137 ईस्वी में दौसा के बड़ गुजरों को पराजित कर दौसा में प्रारंभिक राजधानी स्थापित की। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके जो कछवा राजवंश थे उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपके सामने दौसा में थी, ठीक है भाई। हाँ हाँ, जिन्होंने दुल्ले राय ने 1137 ईस्वी में
दौसा के बड़गुजरों को पराजित करके वहां पे राजधानी स्थापित की। हाँ, अब देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है, दुल्ले राय ने रामगढ़ रामगढ़ जयपुर में जमवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दुल्ले राय ने कौन से मंदिर का रामगढ़ के अंदर जमवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं, जमवाई माता मंदिर कौन है? जमवाई माता कौन सी है? कछुआ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कछुआ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? जमवाई माता। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जाहिर सी बात है, कछुआ वंश का नाम आ जाए तो एक ही नाम आएगा आपके सामने, दुल्ले राय। ठीक है, हाँ, इन्होंने जयपुर के अंदर, हाँ, जयपुर का जो आमेर है वहां पे कछुआ राजवंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ठीक है, हाँ, तो ये तो हो गया था आपके सामने दुल्ले राय जो कछुआ राजवंश था। आगे देखो, देखिए आगे बात करते हैं, कोकिल देव। भाई इसके बाद में कौन आया? कोकिल देव आया। देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं, या क्या कहता है भाई। बात करते हैं कोकिल देव। ये क्या? दुल्ले राय के वंशज कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणों को पराजित कर आमेर में कछुआ राजवंश की राजधानी स्थापित की। ठीक है भाई, हाँ, देखो देखिए बात आती है, हाँ, जयपुर में तो देखो कछुआ राजवंश की देखो देखिए नींव तो इन्होंने रखी दुल्ले राय ने। फिर इन्होंने दौसा के बड़गुजरों को पराजित करके वहां पे इसकी राजधानी स्थापित की जयपुर की। फिर इसके बाद में जो कोकिल देव थे, हाँ, जो आपके सामने जो आमेर के जो मीणा थे उनको पराजित करके राजधानी कहाँ पे स्थापित की भाई? हाँ, आमेर के अंदर स्थापित की। तो इसलिए तो कछुआ राजवंशों की ज्यादातर राजधानी कौन सी थी भाई? आमेर थी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे तो भाई दौसा के अंदर तो ये राजधानी तो दौसा थी, लेकिन ज्यादातर अधिपत्य कहाँ पे रहा भाई? आमेर के अंदर रहा। ठीक है, तभी तो मैंने बताया था आपको। देखो देखिए आगे बात करते हैं, कोकिल देव के वंशज पृथ्वीराज ने खानवा का युद्ध के समय राणा सांगा का साथ दिया है। देखो हिस्ट्री भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी अभी के लिए आप देखो, जो कोकिल देव थे उनके वंशज थे पृथ्वीराज युवराज थे। इन्होंने खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा का साथ दिया था। तो पूछा जाता है भाई, जो कछुआ राजवंश है इसका कौन सा वंशज है? ठीक भाई, हाँ, जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था वो है पृथ्वीराज चौहान। ठीक भाई, पृथ्वीराज चौहान नहीं भाई, जिन्होंने खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा के साथ क्या दिया था? साथ दिया था। देखो देखिए आगे बात करते हैं, सांगानेर कस्बा पृथ्वीराज के पुत्र सांगा ने बसवाया था। ठीक भाई, हाँ, पृथ्वीराज का पुत्र सांगा, सांगानेर ने, जो सांगानेर कस्बा है जिसको आप बोल रहे हो आज आप सांगानेर, इसको किसने बसाया था? पृथ्वीराज के पुत्र ने, सांगा ने, राव सांगा ने बसाया था। आगे बात करते हैं, पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई, देखो इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई आमेर की मीरा कहते हैं इसको। आमेर की मीरा किसे कहते हैं? पृथ्वीराज की जो पत्नी है बालाबाई, इसको आमेर की मीरा कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी भी? देखो देखिए, कोकुल देव ने आमेर की मीणों को पराजित किया और वहां पे राजधानी स्थापित की। अब बात आते हैं इसके पुत्र की, पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में इसका साथ दिया था राणा सांगा का, इतना ध्यान रखना है। हाँ, अब पृथ्वीराज के पुत्र की बात आती है, पहले कोकुल देव की पुत्र की बात आई, पृथ्वीराज है ना, वंशज है, पुत्र नहीं भाई, ये वंशज है इसका। हाँ, पृथ्वीराज। अब पृथ्वीराज के पुत्र की बात आती है सांगा, सांगा ने इसकी सांगानेर की स्थापना शहर बसाया। अब इसकी पत्नी की बात आती है, पृथ्वीराज की पत्नी की बात आती है बालाबाई, इसको हम आमेर की मीरा भी कहते हैं। अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है मीरा का नाम आ गया तो आप देखो राजस्थान की मीरा किस राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। ठीक है, हाँ, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरी बाई को कहते हैं। ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ, तो ये तो था आपके सामने जो कछुआ राजवंश था उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी थी। ठीक है,
हाँ, तो इन्होंने देखो कछवार राजवंश ने, ठीक है भाई। हाँ, तो हमने पढ़ा था भाई, ये जयपुर में सबसे पहले शासन किसने किया था भाई? कछवार राजवंश ने किया था। जो आपके जो लव और कुश थे, ठीक है भाई, उस जो कुश है उसमें से उसके क्या है, ये वंशज माने जाते हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब जाहिर सी बात है, पहला पहला शासक कौन था यहाँ पे? दुल्ले राय। इन्होंने पहले ही राजधानी अपनी दौसा के अंदर बसाई। इसके बाद में राजा कौन सा आया भाई? कोकुल देव, इसने आमेर के अंदर दूसरी राजधानी बसाई भाई। ठीक है। हाँ, अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे भारमल। इसको हम बिहारी मल भी कहते हैं। ठीक है भाई, को क्या कहते हैं हम? बिहारी मल भी कहते हैं। देखो देखिए, भारमल की बात आई, भारमल, इसको क्या कहते हैं हम? बिहारी मल भी कहते हैं। इसका शासनकाल चला था 1547 से 1574 तक। देखो देखिए, इनके पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज। ठीक है भाई। इसका एक पुत्र तो जो सांगा था, उसने तो सांगनेर की स्थापना की। हाँ, लेकिन ये जो बड़ा पुत्र है, पृथ्वीराज का जो बड़ा पुत्र है भारमल, जिसको हम बिहारी मल भी कहते हैं, भारमल ने अकबर में चगताई खां के मध्यस्थता से मुलाकात की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है भाई, भारमल ने अकबर के साथ चगताई खां की मध्यस्थता से मुलाकात की भाई अकबर के साथ। ठीक है, और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब देखो देखिए, आगे बात करते हैं। भारमल ने 6 फरवरी 1562 को सांबर नमक स्थान जयपुर ग्रामीण के अंदर है, पर अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। देखो भाई, जो चकता खां की जो मध्यस्थता है, ठीक है भाई, इसकी मध्यस्थता के कारण ये अकबर के साथ मुलाकात करता है और वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब है जो अपनी पुत्री है हरकाबाई, इसका विवाह अकबर के साथ करता है। आगे बात में, हाँ देखो देखिए, अब हरकाबाई, जब हरकाबाई है, इसको हम मरियन उज्जमानी बी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, हरकाबाई को किसके नाम से जानते हैं हम? मरियन उज्जमानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं भारमल। भारमल के कहने पर अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए, राजपूतानों के प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मतलब है, तो राजपूत के जो प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, वो कौन सा शासक है भाई? भारमल। ठीक है भाई। हाँ, बिहारी मल। देखो देखिए, हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको, राजपूतों के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भाई, इनकी अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का भाई हरकाबाई था, उसका विवाह अकबर के साथ करवाया था। ठीक है भाई। हाँ, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद में कौन आता है? भगवंत दास। इसका ही बेटा है ये भगवंत दास। ठीक है, भगवंत दास। बात करते हैं इसके बारे में। देखो देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। भगवंत दास जो ये भारमल का पुत्र है। ठीक है। हाँ, अकबर ने इन्हें 5000 मनसबे प्रदान किए। देखो देखिए, एक तो आपको ये 5000 ध्यान रखने हैं भाई। 5000 अकबर ने किसको मनसब प्रदान किए भाई? आपके सामने भगवंत दास को। आगे और आएगा, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगर 5000 का नाम आ जाए, 5000 मनसबे किसको प्रदान हुए भाई? भगवंत दास को प्रदान हुए। इसकी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से हुआ। देखो देखिए भाई, ठीक है। हाँ, सभी की शादी मुगलों से हो रही है भाई। तो इनकी पुत्री मानबाई का विवाह किसे हुआ? जहांगीर से हुआ। अकबर ने भगवंत को हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। भाई, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, ठीक है, महाराणा प्रताप को, ठीक है भाई, राणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? भगवंत दास को भेजा था। ठीक भाई। हाँ,
पैगाम लेके भेजा था इन्होंने। तो ये ध्यान रखना है भगवंत दास के बारे में, इसको नोट कर लिया जाए। तो इसमें आपको ये दो ही मुख्य बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये, एक ये। ठीक है। तो आपको पूछा जाता है भाई 5,000 मनसबे प्राप्त करने वाला कौन सा शासक था? ठीक है, तो वो भगवंत दास था। ठीक है भाई। हाँ, और ये पूछा जाता है हल्दी घाटी के समय अकबर ने पूर्व हल्दी घाटी से पूर्व राणा सागा से को समझाने के लिए किसे भेजा गया था? भगवंत दास को भेजा गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे। देखो देखिए भाई, डिटेल में तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना। हाँ, डिटेल में यहीं पे पढ़ा दे। हाँ, ये तो वैसे ही क्लास लंबी होने वाली है, डिटेल में यहीं पर पढ़ाएंगे तो फिर हिस्ट्री पढ़ने की कहाँ जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हाँ, देखो देखिए मान सिंह। अब आता है भाई मान सिंह, देखो इंपॉर्टेंट है। इसका पिता का क्या नाम था? मतलब भगवंत दास के ये पुत्र थे। देखो बात करते हैं, आमेर का सबसे शक्तिशाली राजा पूछा जाए तो वो राजा मान सिंह है। आगे बात में, हाँ, मान सिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा सुरजन हांडा के विरुद्ध हुआ था। मान सिंह का प्रथम अभियान किसके साथ हुआ था? हाँ, मान सिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा सुरजन हांडा के विरुद्ध हुआ था। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे बात करते हैं। हाँ, हल्दीघाटी युद्ध के समय मानसिंह अकबर का प्रमुख हिंदू सेनापति था। अगर हिंदू सेना बात करें तो वो मान सिंह था। हाँ, क्योंकि राजपूतों में सबसे पहले अधीनता, देखो भाई इसकी अकबर की अधीनता तो इसने यहीं पे बहारमल ने स्वीकार स्वीकार कर ली। ठीक है भाई। तो ये अकबर के अधीन हो गए थे, मुगलों के अधीन हो गए थे यहाँ से, बहारमल से। बाद के इसके बाद में भगवंत दास आया तो ये भी अकबर के साथ ही था। इसके बाद में मान सिंह आए, ये भी भाई अकबर अकबर के साथ ही है। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था, ठीक है, उस समय मान सिंह अकबर का क्या है, प्रमुख सेनापति था। देखो देखिए, अब देखो मैंने बताया था ना आपको, मान सिंह को 7,000 मनसबे प्राप्त हुए थे। अगर 5,000 मनसबे पूछे तो वो है भगवंत दास। 5,000 मनसबे प्राप्त करने वाला कौन था? भगवंत दास। और 7,000 मनसबे प्राप्त करने वाला कौन था? मान सिंह। ठीक है भाई, ये दोनों में ध्यान रखना आप लोग। अकबर ने मान सिंह को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। भाई सेनापति था। हाँ, तो इस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा और काबुल इनके सूबेदार नियुक्त किया था। आगे बात करते हैं। इन्होंने बंगाल के राजा केदार से, देखो देखिए बंगाल के राजा केदार से 1604 ईस्वी में शिला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो देखिए, देख मान सिंह ने एक काम तो बढ़िया किया था। हाँ, जो आपके सामने जो बंगाल का जो राजा था केदार, वहां से 1604 ईस्वी में शिला देव की मूर्ति लेके आता है, शिला देवी की मूर्ति लेके आता है और आमेर के अंदर वहां पे शिला देवी का माता का मंदिर बनवाता है। ठीक है भाई। आमेर मान सिंह ने आमेर दुर्ग, देखो देखिए जो आप देखते हो ना भाई आमेर दुर्ग, मान सिंह ने आमेर दुर्ग, आमेर महल और जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह का अंतिम अभियान 1614 के अंदर के समय एल एलिचपुर अहमदाबाद महाराष्ट्र में इसका देहांत हो गया था। ठीक भाई जी, इसका अंतिम अभियान चल रहा था 1614 में, तब उस समय इसका क्या हो गया था, महाराष्ट्र में इसका देहांत हो गया था। ठीक भाई। हाँ, तो ये होगी भाई मान सिंह की बातें होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें पहले तो ये ध्यान रखना है अकबर में अकबर का जो प्रमुख सेनापति है हिंदू सेनापति वो मान सिंह था। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। और 7,000 अकबर से 7,000 मन के प्राप्त करने वाला, मनसबी प्राप्त करने वाला ये कौन सा है? मान सिंह है। ठीक है भाई। हाँ हाँ, देखो देखिए और कौन सा मुख्य इंपॉर्टेंट है? और तो कुछ है ही नहीं, ये दो मुख्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। हाँ,
अब बात करते हैं, इसके बाद में आता है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, देखो देखिए बात करते हैं। हाँ, इसका शासनकाल 1621 से 1667 के बीच में। मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल शासकों का सेवा की। देखो भाई, ये भी भाई मुगलों के अधीन ही है अभी भी। जहांगीर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 3 मुगलों की शासकों की सेवा करने वाला कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है भाई, सवाल बनता है यहाँ पे। हाँ, तो 3 शासकों की, जो 3 मुगल शासक हैं उनकी सेवा करने वाला कौन है? भाई मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है भाई। जयगढ़, जयगढ़ दुर्ग का इसने, जयगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। बाद में बात करेंगे जयगढ़ दुर्ग के बारे में, पूरा डिटेल में देखेंगे भाई। आम 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर जाते समय शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, मिर्जा राजा जो जयसिंह था, राजा जो जयसिंह था, इसको उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। और कब दी थी? 1638 ईस्वी में कंधार जब अभियान चल रहा था उस टाइम इसको मिर्जा की उपाधि दी थी। ठीक है भाई, जहांगीर ने दी इसको, शाहजहां ने, सॉरी शाहजहां। अब देखो देखिए, यहाँ पे एक पुरंदर की संधि होती है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये करवाने वाला है भाई मिर्जा राजा जय सिंह। देखो देखिए बात करते हैं, ये संधि देखो इंपॉर्टेंट है भाई। 11 जून 1665 ईस्वी के अंदर ये संधि होती है। देखो देखिए, पुरंदर की संधि, मिर्जा राजा जय सिंह और मराठा राजा शिवाजी के मध्यस्थता ये संधि होती है। देखो देखिए, किसके मध्य? मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है, होती तो इनके मध्य है, मिर्जा राजा जय सिंह और जो मराठा जो राजा है शिवाजी। ठीक है भाई, इनके मध्य ये 1665 के अंदर क्या होती है? पुरंदर की संधि होती है। हाँ, इस संधि के तहत 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए थे। देखो देखिए, इसके बाद में भी देखो मुगलों ने क्या किया। औरंगजेब ने धोखे से, औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया था, है। लेकिन फिर भी शिवाजी चालाक थे, उन्होंने अपना भेष बदल के वहां से भाग गए और कहाँ पे जाके? आगरा में जाके ठहर गए। आगे बात नहीं, तो ये है भाई, तो मिर्जा राजा जय सिंह है जिन्होंने 3 मुगलों का शासनकाल देखा था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है भाई। हाँ, अब जाहिर सी बात है शाहजहां ने इसको मिर्जा की उपाधि दी। औरंगजेब के समय पुरंदर की संधि हुई थी जो 11 जून 1665 के अंदर हुई थी। ठीक है भाई। हाँ, तो आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो बात करते हैं आगे, राजा राम सिंह प्रथम। फिर आता है भाई, जय सिंह की बात होगी, अब आता है राजा राम सिंह प्रथम। ठीक है भाई। हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र थे। अब इसका तो कुछ शासनकाल ज्यादा चला ही नहीं भाई, ये अफगानिस्तान में इसका निधन हो गया था। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए आगे बात करते हैं सवाई जय सिंह। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जयपुर की स्थापना करने वाले कौन है? सवाई जय सिंह। भाई इनके नाम पे ही तो जयपुर का नाम क्या पड़ा था? भाई जयपुर ही तो पड़ा था जय सिंह के नाम पे। हाँ, तो आपके सामने जो 18 नवंबर है, 18 नवंबर 1727 में, 18 नवंबर 1727 में इन्होंने जयपुर की क्या की? स्थापना की। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, आमेर से 15 किलोमीटर दूर 100 एकड़ एरिया में जयपुर की स्थापना की। आगे बात करते हैं, इनका मूल नाम क्या है? विजय सिंह। देखो देखिए आगे बात करते हैं, इन्होंने 7 मुगल शासकों का समय देखा। ठीक है भाई, 3 का तो उसने देखा भाई, हाँ, 3 का तो मिर्जा राजा जय सिंह ने देखा था, जिसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे। और इन्होंने किनका? 7 मुगल शासकों का समय देखा था। औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी। भाई सवाई जय सिंह, तो सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने इसे सवाई जय सिंह की उपाधि दी थी। अब इनके समय एक युद्ध हुआ है, जाजू का युद्ध। ठीक है, 3 जून 1707 को। ये आजम, सवाई जय सिंह और मुहज्जम
इनके मध्य हुआ था। ठीक है भाई, देखो आजम सवाई जय सिंह और मुहज्जम के बीच में हुआ था, जिसमें मुहज्जम क्या रहा, विजेता रहा। मुहज्जम बहादुर शाह प्रथम, ठीक है भाई, मुहज्जम जो बहादुर शाह जो प्रथम था के नाम से शासक बना, और इन्होंने आमेर का नाम बदलकर मोमियानाबाद रख दिया गया। ठीक है भाई, देखो देखिए, हाँ, तो देखो देखिए, आपको यह ध्यान रखना है भाई, किस युद्ध के समय आमेर का नाम बदलकर मोमियानाबाद रख दिया गया। ठीक है भाई, आपको ये ध्यान रखना है। एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ भाई, देखो देखिए, हाँ हम बात कर रहे थे सवाई जय सिंह ने, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की 18 नवंबर 1727 के अंदर। हाँ, अब इन्होंने 7 मुगलों शासकों का समय देख चुके हैं भाई ये। औरंगजेब ने इन्होंने सवाई की उपाधि दी है। अब देखो देखिए, बात आती है आमेर का नाम मोमियानाबाद कब हुआ, जो जब जाजू का युद्ध हो रहा था किसके बीच में, आजम सवाई जय सिंह, आजम का साथ आजम सवाई जय सिंह और मुहज्जम के मध्य बीच में हो रहा था, जिसमें इसकी विजय हो गई थी। जब इसकी विजय हो गई थी तो इन्होंने इसका आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया गया था। ठीक है भाई, हाँ, अब देखो देखिए, इसका शासनकाल जाहिर सी बात है 7 मुगलों का शासनकाल दे चुके हैं। तो आगे बात करते हैं। तो आगे एक और युद्ध आता है, पिलसूद का युद्ध। पिलसूद का युद्ध जो 1700 आपके सामने 15 में हुआ था। ये सवाई जय सिंह और मराठा मल्हार राव होलकर के बीच में होता है, जिसमें सवाई जय सिंह विजय रहते हैं। ठीक है भाई, हाँ, बंदसोर का युद्ध ये आपके सामने 1733 ईस्वी में होता है, सवाई जय सिंह और मराठों के बीच में। अब देखो देखिए, पहले तो देखो पिलसूद के युद्ध में तो मराठे हार जाते हैं, लेकिन जब मंदसौर का युद्ध आता है इसमें मराठे क्या हो जाते हैं भाई, जीत जाते हैं। आगे बात आती है गगवाना का युद्ध 1741 में। ठीक है, इसमें सवाई जय सिंह विजय रहते हैं और अभय सिंह के मध्य ये अभय सिंह हार जाता है। ठीक है भाई, हाँ, जब इतिहास पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल में हो जाएगा ही। अभी तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट ध्यान रखो। देखो भाई, जिला दर्शन हमें क्यों पढ़ना चाहिए भाई, जिला दर्शन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता रहेगा जयपुर में कौन से युद्ध हुए थे। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे मंदसौर का युद्ध, पिलसू है ना, पिलसूद का युद्ध, जब उसकी बात करेंगे तो आपको पूरी नॉलेज रहेगी। ठीक है भाई, हाँ, इसलिए सवाई जय सिंह, विजय सिंह और अभय सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें सवाई जय सिंह की क्या हुई थी भाई, युद्ध क्यों हुआ था इसकी बात तो बाद में करेंगे भाई। हाँ, सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था जयपुर के अंदर। ठीक भाई, एक तो जयपुर के अंदर है, एक दिल्ली के अंदर है, एक उज्जैन के अंदर है, एक मथुरा और एक वाराणसी के अंदर है। ठीक है भाई, ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं सवाई जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामकरण ग्रंथ की। देखो देखिए, इसका ग्रंथ कौन सा है, जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की इसने रचना की। आगे बात करते हैं, सवाई जय सिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा ये मेघ यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कब हुआ था, बस इसकी डेट पूछी जाती है। 1740 में हुआ था, और कौन किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया था। ठीक है भाई, हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, देखो देखो, बात करते हैं आगे। देखो देखिए, अगर आप ये मुख्य मुख्य पॉइंट भी देखो ना, तो भी ये बहुत बड़ी क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा है। अगर एक एक चीज़ को हम डिटेल में देखने लगे ना तो जयपुर ख़त्म नहीं होना वाला। इसलिए आप मुख्य मुख्य बात देखो, और बाकी की बातें हम इतिहास में बात करेंगे। ठीक है, हाँ, रही बात में। देखो, बात करते हैं, बाद में बात करते हैं सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई जय सिंह के ये ज्येष्ठ पुत्र थे भाई। इसके राजा बनने के बाद इनके छोटे भाई माधव सिंह प्रथम ने इनका विरोध कर दिया भाई। ये भाई सही है भाई, ठीक है, हाँ भाई, जो सवाई जय सिंह थे उसके छोटे पुत्र, बड़े पुत्र का नाम तो है ईश्वरी सिंह, लेकिन ये जब जैसे ही राजा बने तो छोटे भाई है जो माधव सिंह है, इसने मेरे विरोध कर दिया भाई, राजा तो मैं बनूंगा।
अब देखो देखिए, जब जाहिर सी बात है विरोध होने लग गया दोनों बड़े और छोटे भाइयों में, तो जाहिर सी बात है युद्ध तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राजमहल का युद्ध हुआ 1747 में, जिसमें स्वाई ईश्वरी सिंह तो विजय रहा, लेकिन ये छोटा भाई हार गया भाई। ठीक है, हाँ, लेकिन ये युद्ध, अब आपको पता है छोटा भाई है, डटेगा थोड़ी ना। हाँ, जीत तो लेकर आए। जब बगरू का युद्ध, देखो बगरू आपको पता है ये 1748 में हुआ था, स्वाई ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। अब की बार ये माधो सिंह जीत गया। आगे बात में, और कुछ नहीं देखा भाई इसने तो, शासनकाल 7 साल का शासनकाल है इसका तो, स्वाई ईश्वरी सिंह का। ये तो जाए भाई, जैसे ही राजा बना, छोटे भाई ने बेस विरोध स्टार्ट करने शुरू कर दिया, भाई राजा तो मैं बनूंगा। हाँ हाँ, तो फिर दो युद्ध होते हैं, एक तो राजमहल का युद्ध कहा जाता है इसको। ठीक है, हाँ, 1747 के अंदर। ठीक है भाई, 1747 के अंदर, जिसमें माधो सिंह तो क्या हो जाता है, हार जाता है, लेकिन दूसरी बार ये जीत जाता है। ठीक है भाई, हाँ, अब जीत जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है राजा बन गया। अभी भी राजा देखो 50 तक राजा ये था, अब 50 से ये बना है। ठीक है भाई, हाँ भाई, ये युद्ध तो देखो, जो बगरू का युद्ध था जो 1748 में ये जीत गया था, इसका मतलब ये थोड़ी है युद्ध जीत गया तो ये राजा बन गया। फिर भी ये राजा नहीं बन पाया। तो राजा कैसे बन पाया, देखो आगे, मल्हार राव होलकर की सहायता से ये राजा बन गया भाई। अब देखो देखिए, इसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग आगे, मल्हार राव होलकर की सहायता से ये राजा बन गया। अब देखो देखिए, किसकी सहायता ली इसने, मल्हार राय होलकर, इसकी सहायता ली ना। अब देखो यही इसके साथ देखो युद्ध करने पे तुल जाएगा भाई। देखो आगे, आगे देखो देखिए भाई, इसने मल्हार राव होलकर की सहायता लेके राजा तो बन गया। अब जाहिर सी बात है, जब राजा बन गया तो बेस इसको कौन पूछेगा भाई। बाद में भाई कांकोड़ का युद्ध हुआ। कांकोड़ का युद्ध हुआ जो सवाई माधो सिंह प्रथम और राव मालकर होलकर के मध्य हुआ था। दोनों ही नहीं जीत पाए। आगे देखो देखिए, आगे एक और है बंटवाड़ा का युद्ध, जो 1761 में हुआ था। सवाई माधो सिंह और कोटा बूंदी रियासत के महाराव के मध्य हुआ था। ठीक है भाई, देखो हाँ, तो इसके शासनकाल में दो युद्ध हुए। एक तो कांकोड़ का युद्ध जो राव मालकर होलकर के मध्य और सवाई माधो सिंह के मध्य हुआ था। एक है बंटवाड़ा का युद्ध, ठीक है भाई, 1761 में, जो सवाई माधो सिंह और कोटा और बूंदी जो रियासत के जो महाराव थे इनके मध्य हुआ था। ठीक है भाई, हाँ, अब आप बात करते हैं आगे। सवाई माधो सिंह गए भाई, इसके बाद में बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई माधो सिंह के प्रथम ये पुत्र थे। इसके समय जयपुर पर सर्वाधिक मराठों का आक्रमण हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, जयपुर में किसके समय जयपुर में सर्वाधिक मराठों ने आक्रमण किया था, वो थे भाई सवाई प्रताप सिंह। ठीक भाई, इसके दरबार में 12 कवि, ओ तेरी, इसके दरबार में तो 12 कवि थे, 12 संगीतज्ञ थे और 12 नाटककार थे। तब तो भाई जाहिर सी बात है आक्रमण ज्यादा ही होंगे। हाँ, रहते थे, जिन्हें संयुक्त रूप से हम गंधर्व बाईसी कहते हैं। ठीक है, हाँ, 22 कवि, 22 संगीतज्ञ और 22 क्या थे, नाटककार थे, जिनको हम अगर सभी को एक साथ बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, संगत गंधर्व बाईसी कहेंगे इनको। देखो देखिए, मालपुर का युद्ध सवाई प्रताप सिंह और हाद महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था। ठीक है भाई, जिसमें सिंधिया साहब विजय रहे। अब आगे बात करते हैं, 1799 प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। जो आज हवा महल देख रहे हो, उसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 के अंदर करवाया था। ठीक है भाई, हाँ, देखो इस हवा महल को डिटेल में पढ़ेंगे आगे, चिंता ना करो। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है भाई, हाँ, इसका शासनकाल किस लिए फेमस है, जो जयपुर में चित्र की जो स्वर्णकाल जो शैली है। ठीक है, हाँ हाँ, इसलिए ये प्रचलित है इसका शासनकाल। ठीक है भाई,
जाहिर सी बात है, कवि वगैरह, ये नाटक वगैरह, है ना, मजेदार आदमी था। हाँ, तो इनके समय में जयपुर में सर्वाधिक चित्रशैली हुई थी, इसलिए ये चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, आगे बात करते हैं। सवाई जगत सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह के पुत्र थे भाई। हाँ, उसके पुत्र थे। हाँ, अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है, सवाई प्रताप सिंह इसके पुत्र थे। जगत सिंह द्वितीय, ये कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, गिंगोली का युद्ध हुआ था, जिसमें जगत सिंह द्वितीय विजयराव और मान सिंह के मध्य हुआ था। देखो देखिए, अरे ये केवल है ना, जो जगत सिंह है, सवाई जगत सिंह द्वितीय है, ये कृष्णा कुमारी विवाद के लिए ही जाना जाता है। जो गिंगोली का युद्ध जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको डीडवाना और कुचामन जिला पढ़वाया था, डीडवाना कुचामन, उसमें मैंने आपको बताया था गिंगोली का युद्ध। ठीक है, देखो देखिए, इसको समझते हैं। ये कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, ये कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, देखो देखिए। हाँ भाई, तीन शासक थे भाई, एक तो मेवाड़ के शासक थे, एक मारवाड़ के शासक थे, और एक आपके सामने आमेर के शासक थे। अब जाहिर सी बात है, आमेर का शासक कौन था यहाँ पे, जगत सिंह। कौन है भाई, जगत सिंह है। देखो, बात करते हैं आगे। हुआ यूं कि अब जाहिर सी बात है, जो मेवाड़ के जो शासक थे, महाराणा भीम सिंह, क्या नाम है, महाराणा भीम सिंह, इनकी एक पुत्री थी, क्या थी भाई, कृष्णा कुमारी। क्या है नाम, कृष्णा कुमारी। इसकी जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इसका विवाह जो मारवाड़ के जो शासक थे, देखो इसका नाम क्या है, भीम सिंह है, महाराणा भीम सिंह है, लेकिन इसका नाम है राव भीम सिंह। इतना ही फर्क है, इसका नाम क्या है, भीम सिंह, राव भीम सिंह। ठीक है भाई, देखो देखिए, देखो। हाँ, तो हम बात करते हैं भाई, जो मेवाड़ के जो शासक थे, भीम सिंह थे, इसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इसका विवाह करवाया था राव भीम सिंह के साथ। भाई इसने सोचा मेरा ही नाम राशि ये ठीक ही होगा, ठीक है भाई, इसका विवाह करवा दिया इसके साथ। लेकिन अब जैसे ही ये राजा बना, देखो छोटी उम्र में विवाह नहीं हुआ था, ऐसे रिश्ता तय हुआ था, ठीक भाई, लगन सगुन वगैरह हो गया था। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे ही ये राजा बना, भाई जैसे ही ये राजा बना, बस वही दो भाइयों की बात। ठीक है भाई, अब वही दो भाइयों की बात, भाई अभी पढ़ा था ना हमने दो भाइयों की बात। देखो, हाँ, देखो हमने स्वाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच की लड़ाई, भाई ये गद्दी को लेकर हुई थी ना, ऐसे ही यहाँ पे इसकी गद्दी को लेकर यहाँ पे लड़ाई हुई थी इनकी। देखो, हाँ, मारवाड़ का जो, देखो देखिए, ये, हाँ, ये शासक बन गया था राव भीम सिंह, लेकिन गद्दी को लेकर इसका ये जो छोटा भाई था, ये बोला था राजा मैं बनूंगा। ठीक है भाई, हाँ, जब राजा बनूंगा तो इनके बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें विजय कौन रहा था, मान सिंह ये रहा था। फिर ये बीमार होके मर गया था भाई। ठीक है भाई, विजय ये रहा था, बाद में ये कुछ ज्यादा ही चोट लगी थी, तो ये बाद में उसकी डेथ हो गई थी। अब देखो देखिए, अब जब ये विजय हुआ, भाई जाहिर सी बात है, ये विजय हो गया, दोनों की भाइयों की लड़ाई में ये विजय हो गया। तो अब ये कहता है, मैं आया से देवनाथ की आशीर्वाद से, देखो देखिए ये क्या कहता है, कारण क्या बताता है मेरे विजय होने का कारण, ये आया से देवनाथ की आशीर्वाद से ये विजय हुआ है, इसलिए ये राज उपलक्ष्य में जब इसको गद्दी मिली, इस खुशी में महामंदिर जो जोधपुर के अंदर है उसका निर्माण करवाया था। महामंदिर जो जोधपुर के अंदर है उसका निर्माण करवाया था। ये नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि ये जो देवनाथ थे ये नाथ संप्रदाय थे, इसके गुरु थे भाई आज से आयस देवनाथ। ठीक भाई, तो इन्होंने बोले भाई अपने गुरु की आशीर्वाद की वजह से मेरे को जीत मिली है, विजय मिली है, मुझे ये राजपाट मिला है, इस खुशी में ये जोधपुर में सबसे बड़ा महान मंदिर बनाता है, जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, ये होगी बात, भाई ये विजय हो गया, ये हो गया। अब देखो देखिए, कहानी यहाँ पे बिगड़ती है भाई, इसका प्रथम विवाह है ना, में रिश्ता, प्रथम रिश्ता इसके साथ तय किया गया था। अब जाहिर सी बात है भाई, ये तो मर गया था, अब ये इसका ही तो दुश्मन है। अब भाई जिसने, अब कृष्णा कुमारी पागल तो है नहीं,
हाँ भाई, इसके हस्बैंड कौन था? यही था भाई। इसको तो इसने मार दिया मान सिंह ने। अब मान सिंह से, अब जाहिर सी बात है, अब इसके पिताजी को टेंशन होने लग गई भाई, बेटी तो कुंवारी रखनी थोड़ी है। अब इसका रिश्ता, दूसरा रिश्ता ढूंढने लग गए और बात चली यहाँ पे। तो ये है इसका दूसरा रिश्ता। क्या है? दूसरा रिश्ता। भाई साहब, ये है इसका दूसरा रिश्ता। ठीक है भाई, इसके साथ तय कर दिया था। लेकिन इसने, मान सिंह ने साफ साफ चेतावनी दे दी भाई सवाई जगत सिंह को, भाई ये मेरे घर की, हमारे घर की बहुरानी है, तो ये हमारी इज्जत है, इज्जत का मामला है, इसको ये यहीं पे आएगी। हाँ, लेकिन इसके पिताजी ने मना कर दिया भाई, जो अपने भाई का ही नहीं हो सकता वो मेरी बेटी का कहाँ से होगा भाई। हाँ हाँ, तो ये रिश्ता इसके पास कर दिया। हाँ, तो इसने बोला भाई मैं तो भाई ले जाके रहूंगा, चाहे तो होना है तो रोक ले। तो ये बोलता है, फिर मान सिंह कहता है अगर तू असली माइक का लाल है तो मेरे साम्राज्य में आके दिखा, मैं बताता हूँ, मारवाड़ में आके दिखा दूं। इधर ये भी बोलता है भाई अगर तू असली माइक का लाल है तो आमेर में आके दिखा। भाई मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही मायके लाल नहीं निकले। ये न तो मारवाड़ गया और न ही वो आमेर आया। ये कहाँ पे आए भाई? ये दोनों ही मायके लाल नहीं निकले। ये दोनों के दोनों आए कहाँ पे भिड़ते हैं भाई? जो गिंगोली है, जो डीडवाना कुचामन जिला है, वहाँ पे एक स्थान है गिंगोली। तो वहाँ पे एक युद्ध होता है। इस युद्ध में जो टोंक के अमीर खां पिंडारी है, जो टोंक की जो अमीर का पिंडारी है, इन्होंने इसका साथ दिया, जगत सिंह का साथ दिया। इस वजह से जगत सिंह की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। आगे पास में तो कृष्णा कुमारी को कौन ले जाता है बाद में? जगत सिंह ले जाता है। लेकिन ये पिंडारी बाद में क्या हो जाते हैं भाई? पिंडारियों को तो मालताल से मतलब है। हाँ, जिधर पैसा फेंको उधर ही आ जाते हैं। ये तो बाद में ये पिंडारी इसके साथ हो जाते हैं। ठीक है भाई, पिंडारियों को अपने साथ में ले लिया था। और बाद में अमीर खां पिंडारी, बाद में अमीर खां पिंडारी महाराजा मानसिंह से मिल गया, जिन्हें नवाब की उपाधि दी। ठीक है भाई, और महाराजा ने इसे किसकी उपाधि थी दी थी भाई? पिंडारियों को नवाब की उपाधि दी। ठीक है भाई, अमीर खां पिंडारी। ये है था भाई कृष्णा कुमारी विवाद। ठीक है भाई। हाँ, और बाकी का हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे, आपको ही पता है। तो ये हुआ था सवाई जगत सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है भाई। हाँ, आगे बात करते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय। बात आती है सवाई राम सिंह द्वितीय। ये सवाई राम सिंह द्वितीय 13 माह की उम्र में राजा बन गए। पहली बात तो ये, इनके वैक्स होने तक, अब जाहिर सी बात है ये 13 उम्र में राजा बन गए थे, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी सलट गए भाई। ठीक है भाई। हाँ, जब ये 13 उम्र की क्यों सलट गए इतिहास में देखेंगे। ये 13 उम्र की आयु में ये राजा बन गए। अब जाहिर सी बात है 13 उम्र की आयु में कोई साम्राज्य थोड़ी ना चला सकता है। हाँ हाँ, फिर तो सारे कर्मचारियों को भगाएंगे। हाँ, मेरे खेलने के लिए ये लेके आओ, मेरे खेलने के लिए वो लेके आओ। हाँ, अरे युद्ध में क्या पड़ा है? हाँ, चलो भाई। तो अब जब तक ये, जब बड़े नहीं हो गए तब तक प्रशासन लुल्लो के जॉन लुडलो के नेतृत्व में गठित रेजिडेंसी काउंसिल द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, जो यहाँ का जो शासन काल है, जो जॉन लुडलो के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए आगे बात करते हैं। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या बात है भाई, 1800 की जो 57 की क्रांति हुई थी उस समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। बेस अंग्रेजों का साथ मिल जाए तो बेस उपाधि वगैरह दे देते हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा देते हैं। अंग्रेजों ने इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि दी। किसे मिली है सितार ए हिंद की? आपके सामने सवाई राम सिंह द्वितीय को। ठीक है भाई, सवाई राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि मिली है, जो अंग्रेजों ने दी थी। 1857 में इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। ठीक है भाई, 1857 में। ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की। 1878 ईस्वी में इन्होंने राम प्रकाश नाट्यशाला
थिएटर की स्थापना की। आगे बस में नाट्यशाला मतलब थिएटर। तो राम प्रकाश जो थिएटर है उसकी स्थापना 1878 में की थी। चलो भाई, सवाई माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, इसके बाद में कौन आता है? सवाई माधो सिंह द्वितीय, जिसको हम जयपुर का बब्बर शेर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है बेस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है इसको। जयपुर का बब्बर सिंह शेर किसे कहते हैं? सवाई माधो सिंह द्वितीय को। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। 1902 में लंदन में आयोजित एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया था। ठीक है भाई, हाँ, किसका राज्य? भाई लंदन में एडवर्ड सप्तम का राज्य अभिषेक हुआ रहा था, वहां पे गए थे, उसमें भाग लिया था 1902 में। नाहरगढ़ जो दुर्ग है, जो नाहरगढ़ दुर्ग है, जो जयपुर का प्रमुख दुर्ग है, हाँ, मैं अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ठीक है भाई, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर बनवाए थे। ठीक है भाई, हाँ, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे महल बनवाए थे। ठीक है भाई, और भी बात करेंगे, देखो। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको, तो जयपुर का बब्बर शेर किसे कहते हैं? सवाई माधो सिंह द्वितीय को। अब आता है सवाई मान सिंह द्वितीय। ठीक है भाई, हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं। माधव सिंह द्वितीय के पुत्र थे। भरत राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनाए गए थे। ठीक है, राज प्रमुख भी रहे थे भाई ये। 30 मार्च 1949 से लेके 1 नवंबर 1956 तक ये राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे। ठीक है भाई, हाँ, राजस्थान के राज प्रमुख ये रहे थे। जब राजस्थान के राज प्रमुख की बात आ रही है तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? शारदा भार्गव थी। ठीक है भाई, हाँ, तो सवाई जो आपके सामने है सवाई मानसिंह द्वितीय है, ये केवल राज प्रमुख रहे। ठीक है भाई, हाँ, आगे चले। देखो देखिए, आगे बात करते हैं, कृष्णा कुमारी विवाद। आपको समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया नहीं तो, हाँ, आगे बात करते हैं भाई, कला और संस्कृति। देखो देखिए, अब हम देखो, इतिहास तो हो गया मोटा मोटा हमने पढ़ लिया था। अब इसकी संस्कृति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आपको पहले हवा महल दिख रहा है। ठीक है भाई, हवा महल दिख रहा है, तो ऐसे ही हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, हाँ, हवा महल है, इसका निर्माण हमने पढ़ा था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, 1799 के अंदर करवाया था। ये केवल 5 मंजिला है। सरन मंदिर, प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, इसमें कुल 900। देखो देखिए, हाँ, देखो देखिए, जो सवाई प्रताप सिंह है, इन्होंने सरद मंदिर बनाया था, जो प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। रतन मंदिर भी बनवाया था इसके अंदर, विचित्र मंदिर भी है, प्रकाश मंदिर भी है, और हवा मंदिर भी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हवा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। ये 5 मंजिला है, और इसमें खिड़कियों की संख्या भी ध्यान रखनी है। ठीक है, 953 खिड़कियां हैं। इसकी आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है भाई, भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है, मुकुट के आकार का समान है, देखो ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका हवा महल। ठीक है, हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं आगे। जयगढ़ दुर्ग आमेर में स्थित है। ठीक है भाई, हाँ, जयगढ़ दुर्ग आमेर में है, जो मिर्जा राजा जयसिंह ने है। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और इसका पुनः निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब इस दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित किया गया था। तोप बनाने का जो कारखाना है, ठीक है भाई, जयगढ़ दुर्ग में किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। देखो देखिए, आगे बात करते हैं। हाँ, तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना किसने बनवाया था भाई? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वारा एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप का निर्माण करवाया था। जब जाहिर सी बात है, इन्होंने तोप का निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया है, तो ये एशिया की सबसे बड़ी तोप बना के रख दी है भाई। एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम क्या है? जय बाण तोप। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? सवाई जयसिंह ने करवाया था।
आगे बात करते हैं। इस दुर्ग में जयपुर राज परिवार का खजाना भी रखा गया है। ठीक भाई। इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना है जिसे हम विजयवाड़ी कहते हैं। ठीक है भाई। इस दुर्ग के अंदर एक और छोटा दुर्ग है जिसे हम विजयवाड़ी दुर्ग भी कहते हैं। तो ये है आपके सामने जयगढ़ दुर्ग, इसको नोट कर लिया जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नाहरगढ़ का किला। जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण 1734 ईस्वी में स्वाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, हमने पढ़ा था ना भाई, सुदर्शनगढ़, मुकुटमणि। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाहरगढ़ किले का दूसरा नाम क्या है, सुदर्शनगढ़। ये ज्यादा पूछा जाता है भाई। ठीक है भाई। हाँ, मुकुटमणि भी इसका दूसरा नाम है। देखो देखिए, इसका नामकरण नाहर सिंह भोमिया के नाम पर किया गया था। देखो नाहरगढ़ है ना, तो ये नाहरगढ़ कहाँ से आया, ये नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। इसमें एक जैसे 9 महल है जो सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे अपनी रानियों के लिए। भाई जाहिर सी बात है, हमने अभी भी पढ़ा था। हाँ, देखो देखिए, हमने पढ़ा था अभी भी, देखो हमने ये पढ़ा था नाहरगढ़ जो दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, इसमें 9 रानियों के लिए अपने 9 महल बनाए एक जैसे। किसने बनाए, सवाई माधोपुर माधो सिंह द्वितीय ने। ठीक है भाई, माधो सिंह द्वितीय ने। तो ये पढ़ रहे हैं भाई। इसमें 9 महल बने हुए हैं जिन्होंने माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था अपनी रानियों के लिए। इसके अंदर नाहरगढ़ के अंदर अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल किसने बनवाए थे भाई, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे। दुर्ग की तलहटी में गेटोर की छतरियां बनी हुई है। ठीक है भाई। हाँ, तल वाले हिस्से में यहाँ पे गेटोर की छतरियां बनी हुई है। इसका निर्माण मराठों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। ठीक भाई, क्योंकि मराठों का आक्रमण होने लग गया था ना, तभी तो इन्होंने भाई तोप का निर्माण करवाने लग गए। हाँ, देखो देखिए, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये हो गया नाहरगढ़ का किला। हाँ भाई, अभी तो आधी क्लास हुई है। देखो देखिए, आगे बात करते हैं। चंद्र महल, जिसको हम सिटी प्लेस भी कहते हैं, जयपुर का सिटी प्लेस, यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। जयपुर राज परिवार का कहाँ निवासी स्थान, यहाँ पे रहते थे राज परिवार। ठीक है, पूरी फैमिली। ये कुल 7 मंजिला है और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था अपनी फैमिली के लिए। ठीक है भाई, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलें। देखो देखिए, आगे बात करते हैं मुबारका महल। मुबारक महल, इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। हाँ, जो वही रानियों वाला था। मेहमानों के ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया था। ठीक है भाई। हाँ, मुबाकर महल, इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था और मेहमानों के लिए बनवाया था भाई, मेहमान यहाँ पे ठहर जाए। देखो देखिए, आगे बात करेंगे हम। गलता जयपुर। ठीक है भाई। देखो देखिए, गलता जयपुर रामानुज और रामानंद संप्रदाय की ये प्रमुख प्रमुख पीठ है। आप जो गलता है, जो गलता पीठ है, ये रामानुज रामानुज और रामानंद संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ है। बंकी वैली व उत्तर तोदराइता के नाम से जाना जाती है। इसको बंकी वैली भी कहते हैं हम, और उत्तर तोदारदी के भी कहते हैं। अब देखो, वर्तमान में यहाँ पे विवाद चल रहा है। वर्तमान में रामानंद और रामानुज संप्रदाय के मध्य गलता पीठ को लेकर विवाद चल रहा है। जैसे अब अभी चल रहा है ना जोधपुर में। हाँ भाई। हाँ, मारवाड़ के शासकों के बीच में अगला वारिस कौन होगा, हाँ, उनके बीच में। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे रामानंद और रामानुज संप्रदायों के मध्य यहाँ पे इस गलता पीठ के अंदर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। ठीक है भाई। हाँ, करते हैं आगे। सर्वतोभद्र महल, देखो देखिए, सर्वतोभद्र महल, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। अधिकतर निर्माण सवाई जयसिंह ने ही करवाया भाई। हाँ, स्थानीय भाषा में इसे
सरबता महल भी कहते हैं, ठीक है भाई। ये सिटी प्लेस जयपुर में स्थित है, ठीक है भाई। हाँ, तो जो सरबता महल है, इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने सवाई जयसिंह ने करवाया था, ठीक है भाई। इसको हम आम भाषा में सरबता महल भी कहते हैं। आगे बात करते हैं प्रीतम निवास महल, ठीक है भाई। ये इसके दरवाजे हैं, इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था, ठीक है। हाँ, इसका निर्माण मानसागर झील में किया गया था, ठीक है। आपको तो ये ध्यान रखना, प्रीतम निवास महल है, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और किस झील पे बनवाया था इसको? मानसागर झील के ऊपर इसको बनवाया गया था, मतलब किनारे पर थोड़ी। तो देखो देखिए, हाँ अब देखो देखिए, बात करते हैं, ये तो राजस्थान की संस्कृति होगी, तो राजस्थान की कला के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी। तो कला की बात करते हैं, जयपुर कथक केंद्र। तो कला करने के लिए भाई पहले, सबसे पहले केंद्र की तो आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तो जयपुर कथक केंद्र, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई। आगे बात में देखो देखिए, अब बात करते हैं मीनाकारी। जो जयपुर की मीनाकारी है ये भी प्रसिद्ध है भाई। हाँ, देखो ये मीनाकारी क्या होती है? सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थरों से जड़ाई करने का कार्य मीनाकारी कहलाता है भाई। सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई करने का कार्य मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार, ये ध्यान रखना है, मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी? जो आमेर के जो राजा मानसिंह प्रथम थे, ठीक है, राजा मानसिंह प्रथम थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, आमेर के राजा मानसिंह। आगे चले, देखो ये है मीनाकारी, जयपुर की मीनाकारी, जो कीमती पत्थरों पर जड़ाई करने वाला कार्य मीनाकारी कहलाता है। आगे बात करते हैं जयपुर की ब्लू पोट्री, ये भी आपको पता है, फेमस है। हाँ भाई, देखो देखिए, लाइटें चली गई थी इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है। देखो देखिए, बात करते हैं हम ब्लू पोट्री के बारे में, बात करते हैं जो जयपुर की फेमस है। हाँ भाई, जो राजा मानसिंह था, मानसिंह प्रथम था, ये कथक के लिए जाना जाता है, ठीक है भाई। हाँ, दुर्गों का निर्माण तो सवाई जयसिंह ने करवा दिया। हाँ, और ये सबसे ज्यादा, ये आपके सामने, हाँ मानसिंह, ब्लू पोएट्री का श्रेय किसको जाता है भाई? राजा मानसिंह को जाता है। यह कला अकबर द्वारा पहले, देखो देखिए, देखो कहाँ से आई है यह कला? अकबर द्वारा पर्सिया, ईरान से ये लाहौर आई, लाहौर से मानसिंह इसको राजस्थान लेके आ गए, ठीक है भाई। राजस्थान में इसको किसने लेके आया था भाई? मानसिंह ने लेके आया था। जो अकबर ने इसको ईरान से लाहौर लेके आए, और लाहौर से राजस्थान मानसिंह लेके आ गए। इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय, इसके काल में, इसका स्वर्ण काल किसमें माना जाता है? जो राम सिंह द्वितीय था उसके शासन काल में ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है भाई। ठीक है, अगर पूछ ले जाए आपको ब्लू पोट्री का श्रेय किसको जाता है? मानसिंह प्रथम को जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा काम, ठीक है, कब हुआ था? इसका राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ब्लू पोट्री के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री के जादूगर कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। अब बात कर लेते हैं, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। और कृपाल सिंह शेखावत को के गुरु का क्या नाम है? भूर सिंह शेखावत। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, तीन नाम ध्यान रखने हैं। ब्लू पोएट्री को लाने का श्रेय मानसिंह को जाता है, और इसका सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? राम सिंह द्वितीय के में। और इसके जादूगर कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। जब जादूगर की बात आ गई तो ये भी देख लो, नगाड़े का जादूगर कौन है? राम सिंह सोलंकी। देखो देखिए, भपंग का जादूगर कौन है? जहूर खा मेहवाती। और गणित और तर्क शक्ति का जादूगर कौन है? सर्वोत्तम सिंह भाटी, ठीक है भाई। हाँ, सुरनाई का जादूगर कौन है? पेपे खा। और एकरडीमन का जादूगर, ठीक है, एकरडियन का जादूगर कौन है? आपके सामने रेवाचंद शर्मा,
इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी है ब्लू पोट्री जो जयपुर की है। देखो देखिए, जरी का कार्य भी किया जाता है जयपुर में। जयपुर में सर्वप्रथम ये सवाई जय सिंह के इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? ये सवाई जय सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी। चमकीले धागों से नक्काशी करना जरी का कार्य कहलाता है। देखो मैडम आपके सामने भाभी जी, हाँ ये जरी का कार्य कर रही है। जो चमकीली धागों से नक्काशी करना जरी का कार्य कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जरी का कार्य किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये सवाई जय सिंह। ठीक है, दो ही नाम ध्यान रखने अगर कला और संस्कृति की बात करें तो। एक तो सवाई जय सिंह के बारे में ध्यान रखना है और एक आपके सामने मान सिंह। दो नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई। हाँ, लाख की चूड़ियाँ, मुरादाबाजी, कोप्तगिरी, संगमरमर की मूर्तियां आदि का कार्य भी जयपुर में किया जाता है। अब देखो कथक की बात कर लेते हैं, नाच गाने की भी। कथक है इसका, देखो देखिए इसका प्रवक्ता कौन है? भानु जी। ठीक है, कथक का प्रवक्ता कौन है? भानु जी कहलाता है। जो ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक है। और कथक के प्रवक्ता कौन है? भानु जी। ये कथक का आधुनिक घराना लखनऊ में स्थित है। कथक का आदिगम घराना कहाँ पे है? देखो आधुनिक, देखो नाम में फर्क है। आधुनिक घराना पूछा जाए तो लखनऊ में है, लेकिन कथक का आदिम घराना वो कहाँ पे है भाई? जयपुर में स्थित है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं आगे। और तमाशा, अरे तमाशा देखो नाटक ही है, एक तरह का नाटक है तमाशा। जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ठीक है, जिसमें लोग तमाशा करते हैं। इसकी शुरुआत मानसिंह प्रथम के, देखो मैंने बोला था मानसिंह प्रथम और आपके सामने सवाई जयसिंह की इनके शासनकाल में हुआ था। ये लोक नाट्य सवाई प्रताप सिंह के समय ये राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक भाई, इसकी शुरुआत तो मानसिंह प्रथम के समय हुई थी। ठीक, हाँ भाई इसकी शुरुआत तो सवाई मानसिंह प्रथम के समय हुई थी। एक सेकंड, हाँ। और इस देखो देखिए, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, जो सवाई प्रताप सिंह था इसके समय 12 कवि थे, 22 कवि थे, 22 संगीतज्ञ थे, 22 क्या थे? नाटककार थे। ठीक है भाई। हाँ, तो इसके शासन काल में जो आपके सामने देखो देखिए, हाँ बात कर रहे थे हम तमाशा की। तो ये तमाशा है जो सवाई प्रताप सिंह के समय ये राजस्थान में क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। ये है आपका तमाशा नृत्य। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। और आगे बात करते हैं जयपुर आमेर चित्रकला। देखो देखिए, जो जयपुर की चित्रकला है ये भी फेमस है भाई। तो इसकी बात कर लेते हैं। इसका विकास जयपुर चित्रशैली के रूप में है। एकमात्र चित्रशैली जिसमें आदम कद चित्र बनाए जाते हैं। एकमात्र शैली है जिसमें जयपुर चित्र शैली है जिसमें किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? आदमकद चित्र बनाए जाते हैं। इसका स्वर्ण काल की बात करें तो वो प्रताप सिंह है का काल महत्वपूर्ण काल है। भाई जो जयपुर चित्र शैली है उसका स्वर्ण काल की बात करें तो वो सवाई प्रताप सिंह का जो काल है वो इसका स्वर्ण काल है। हाँ, काल इस काल का सबसे महत्वपूर्ण चित्र किसका था? भाई जयदेव का गीत गोविंद चित्र था। ठीक है भाई, अगर पूछ लिया जाए आपके सामने जो इस शैली का है, जो जयपुर शैली है, जो चित्रण शैली है, इसका स्वर्णकाल तो सवाई प्रताप सिंह है। क्यों कहा है इसको स्वर्णकाल? क्यों कहा है? क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण चित्र है जो जयदेव का गीत गोविंद है। ठीक है, हाँ। मुख्य चित्रकार कौन से हैं? साहिब राम। देखो जो जयपुर चित्र शैली से ये आमेर, ठीक है भाई, हाँ रिश्ता रखते हैं। तो ये साहिब राम, लालचंद, मोहम्मद शाह, शालिग्राम, रामजी दास। ठीक है, आमेर शैली के प्रमुख चित्र कौन से हैं? कृष्ण लीला, लैला मजनू और हाथी घोड़े। आमेर शैली पर मुगल चित्रकारी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रमुख रंग कौन से इसके? हरे रंग का है। ठीक है, हाँ। आपसे पूछ लिया जाता है जो मुगल है, मुगल शासक थे, इनकी चित्र शैली कहाँ पे है? भाई आमेर के अंदर है। ठीक है भाई, हाँ। और इनका रंग कैसा है? हरा। पोथी खाना की बात करते हैं
देखो देखिए, पोथीखाना की बात करते हैं तो जयपुर का राज परिवार का निजी पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था। वर्तमान में इसमें चित्रकला संग्रहालय भी स्थापित है। ठीक है भाई। त्रिपोलिया बाजार, त्रिपोलिया बाजार जयपुर में, इसमें यहाँ पे ईश्वर सिंह की क्या है, छतरियां स्थित है। भाई दो भाई थे, ईश्वर सिंह। हाँ, देखो देखिए, त्रिपोलिया बाजार की जो जयपुर है वहां पे ईश्वर सिंह की क्या है भाई, छतरियां हैं। एक सेकंड, देखो देखिए, अरे माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बारे में पढ़ा था हमने, स्वाई ईश्वर सिंह और माधो सिंह। जब ये राजा बन गया तो इसका इसका छोटा भाई है माधो सिंह, इसका विरोध करने लग गया था, तो राजमहल का युद्ध हुआ था और एक बगरू का युद्ध हुआ था। ठीक भाई। हाँ, तो इस सिंह की क्या है वहां पे छतरियां स्थित है। आगे बात करते हैं हम। देखो देखिए, हाँ, तो इसकी बात कर रहे थे, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वर्तमान पे आधारित जयपुर के मुख्य तथ्य देख लेते हैं। इसको जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, आपको पता है, जयपुर का पेरिस, पूर्व का जुगाड़ किसे कहेंगे हम, गंगापुर सिटी को। ठीक है भाई। सीवी रमन ने जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। ठीक है भाई। हाँ, राजस्थान का पहला साइबर, राजस्थान का पहला साइबर थाना वो जयपुर में खोला गया है। ठीक है भाई। विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर जयपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर जयपुर में स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम कॉलेज की बात करें तो वो कौन सा है, राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना, जिसका पहले नाम था भाई राजस्थान राजपुताना विश्वविद्यालय, जिसका पहले क्या नाम था भाई, राजपुताना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1947 ईस्वी में जयपुर में की गई। अभी इसका नाम है राजस्थान विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था ये भी जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा और कागज निर्माण का काम भी यहाँ पे, जो जयपुर का सांगानेर है, हमने पढ़ा था शुरू शुरू में। ठीक भाई, वहाँ पे कागज का निर्माण होता है। डोलामाइट खनिज भी जयपुर में पाया जाता है। राज्य का प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब जयपुर में स्थित की गई है। ठीक है भाई। हाँ, आगे बात करते हैं। जयपुर जंतुआलय जो 1876 में राम सिंह द्वितीय द्वारा राम निवास बाग में की गई है। ठीक है भाई। हाँ, जयपुर जंतुआलय है, इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय ने राम निवास बाग जयपुर में की गई है। ठीक है भाई। यह राज्य का सबसे बड़ा प्राचीन जंतुआलय है। यहाँ पे बाघ, यहाँ पे मुख्य जानवर कौन से, बाघ और मगरमच्छ के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक भाई। नाहरगढ़, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पे स्थित है जयपुर के अंदर। देखो, अमागढ़ और क्या है, जालाना कंजर्वेशन जोन ये भी जयपुर में स्थित है। और ये अशोक विहार मगरवन ये भी कहाँ है, जयपुर में स्थित है। ठीक है। ये जयपुर की मुख्य बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट लग रही है उसको याद रख लिया जाए और बाकी की बातों को छोड़ दिया जाए। आगे बात कर देते हैं। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1808 में प्रिंस ऑफ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बात कर रहे हैं इसकी, बात कर रहे हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, ये ध्यान रखना भाई, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1818 में प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है भाई, प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर के आगमन पर, जब वो जयपुर आई थी उसके आगमन पर जयपुर की सभी इमारतें गुलाबी रंग की करवाया था। देखो देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जयपुर को गुलाबी, सभी इमारतें, जयपुर की जो सब सारी इमारतें हैं उसको गुलाबी रंगों से किसने रंगवाया था, राम सिंह द्वितीय ने 1818 में। किसके आगमन पे, किसकी खुशी में, प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर के आगमन पर। ठीक है भाई। जयपुर शहर के 7 दरवाजे हैं, जिसमें एक तो सांगानेर गेट है, चांदपोल है, अजमेरी गेट है, सूरजपोल है, घाट गेट है, ध्रुव गेट है। ठीक है भाई, न्यू गेट है। हाँ, अब बात करते हैं, हाल ही में जयपुर में गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन, जो गजल गायक है, गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन,
और मोहम्मद हुसैन। हाँ, इनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 2023 में कौन थे वो गजल गायक, जो उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को 2023 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है। प्रदेश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन। इसका पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन का है गांधीनगर जयपुर में। ठीक है भाई। जयपुर को राजधानी 30 मार्च 1949 को, भाई जयपुर को, भाई राजस्थान की राजधानी कभी नहीं है। ठीक भाई। 30 मार्च 1949 को पी सीतारमण राय समिति की सिफारिश से जयपुर को राजधानी बनाई गई है। ठीक है भाई। तो डेट ध्यान रखना है 30 मार्च 1949 को, और किसकी सिफारिश से? पीवी सीतानारायण, ठीक है भाई, राव समिति की सिफारिश से। जयपुर प्रजामंडल, बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना देखो देखिए कर्पूर चंद पाटनी ने वर्ष 1931 में की, और वर्ष 1936 में देखो देखिए जब नौल जमनानल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इसे प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। तो आपको देखना है जयपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में की थी, लेकिन इसका पुनर्गठन 1936 में किया गया था। ठीक भाई। राज्य का प्रथम भालू रेक्स्यू सेंटर, यह है नारगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है। ठीक है भाई। राजस्थान का एकमात्र शहर जहां मेट्रो रेल संचालित है। ठीक भाई। जयपुर में मेट्रो रेल संचालित है। इसकी शुरुआत, मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी जयपुर के अंदर? ये हुई 3 जून आपके सामने 2015 को। ठीक है। एशियाई बैंक, देखो ये शुरुआत एशियाई बैंक विकास के सहयोग से हुई। ठीक है, इनका भी सहयोग था इसमें। राज्य की प्रथम पर्यटन पुलिस जयपुर जंतर मंतर महल और आमेर से शुरुआत हुई। ठीक है भाई। जो राज्य की प्रथम पर्यटन पुलिस है, ये जो जयपुर के जंतर मंतर महल और आमेर से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है भाई। जवाहर कला केंद्र, ठीक है भाई। हाँ, ये आपको बताइए जयपुर के अंदर है, लेकिन इसका वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जवाहर कला केंद्र है, जयपुर के अंदर स्थित है, और इसका वास्तुकार कौन है? ठीक है, संस्थापक कौन है? चार्ल्स कोरिया। देखो देखिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो जयपुर के अंदर स्थित है म्यूजियम, राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय भी यहाँ पे जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, ठीक है, ये भी जयपुर। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। संविधान पार्क, ये भी राजभवन जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। देखो देखिए, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय, जो सांगानेर के अंदर स्थित है भाई, जो जयपुर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा, इसकी स्थापना आपके सामने 19 दिसंबर 2005 को की गई है। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन ये अक्टूबर 2021 को ये एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है, और 50 वर्षों तक, मतलब इसकी शुरुआत तो 2005 में होगी। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना है? 29 दिसंबर 2005 को, लेकिन 2021 से लेके 50 सालों तक, मतलब 2071 तक ये हवाई अड्डा किसके अधीन रहेगा? अडानी ग्रुप के अधीन रहेगा। ठीक है भाई। तो भाई ये तो जयपुर की मुख्य बातें थी, तो ये हमने कर ली। ठीक है भाई। अब उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी बातें रह गई हैं वो इसको इतिहास में देखेंगे हम, भाई इतिहास भी पढ़ेंगे भाई। तो भाई आपको इस क्लास को लाइक और शेयर भी करके जाना है, ऐसे मत चल जाना भाई। ठीक है भाई, लाइक और शेयर भी करके जाना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो भाई, ठीक है भाई, टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू, बाय।